हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज ए पुल और पुश व्हिच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स वो धक्का या खिंचाव होता है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। सपोज करो एक हमारे पास क्या है, बॉक्स है। अगर हम एक बॉक्स पे कोई फोर्स लगाएंगे तभी बॉक्स अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो वो धक्का या खिंचाव जिसके कारण एक बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स। वो धक्का या खिंचाव जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है उसे क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। फोर्स के बाद हम स्टडी करेंगे न्यूटन के तीनों लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन के। पहला था लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज दैट स्टेट ऑफ बॉडी, इनर्शिया इज दैट स्टेट ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट वांट टू रिमेन इट्स और स्टेट। इनर्शिया is that property of a body, inertia वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, of a body due to which जिसके कारण a body wants to remain, a body wants to remain in its own state, in its ओन स्टेट, अपनी खुद की स्टेट में रहना चाहता है until external force is not applied on it, until any external force is not applied on it। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए। जैसे एक पैसेंजर है, एक पैसेंजर अगर बस में बैठा है, जब एक बस अचानक स्टार्ट होती है तो उसे धक्का लगता है पीछे की ओर। धक्का पीछे की ओर क्यों लगता है? क्योंकि बॉडी रेस्ट में होती है, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। जब बस मूव करना स्टार्ट करती है तो बॉडी रेस्ट में रहने के कारण पीछे रहना चाहती है, तो उसमें पीछे की ओर धक्का लगता है। एक इनर्शिया ऑफ क्या होता है? मोशन होता है। इनर्शिया ऑफ क्या होता है? मोशन होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन हमें कहता है अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर एक और फोर्स ना लगाया जाए ताकि बॉडी रुक जाए। जब बस वाला चलती बस के ब्रेक मारता है तो पैसेंजर आगे की ओर झुकता है। ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी हमारी क्या होती है? मोशन में होती है बस के साथ साथ। जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो बस तो रुक जाती है लेकिन हमारी बॉडी मोशन में रहना चाहती है, इसके कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। एक इनर्शिया ऑफ क्या होता है? डायरेक्शन होता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है अगर एक बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो उस डायरेक्शन में ही चलती रहेगी जब तक कि हम उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करें। जैसे बस में हम जा रहे हैं, बस में कोई अचानक से टर्न आता है तो जिस डायरेक्शन में टर्न होता है तो बॉडी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है। इसे इनर्शिया ऑफ क्या बोलेंगे? डायरेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया यहीं से निकला है। ये लॉ कहता है कि each and every body does not change its position, does not change its state, does not change its state, whether it is rest or motion, whether it is rest or motion, चाहे वो रेस्ट की स्टेट है चाहे वो मोशन की स्टेट है, वो स्टेट चेंज नहीं होती है until any external force is applied on it। जब तक उसे बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए
until external force is applied on it, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, to change its state, जब तक उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, बॉडी अपनी उसी स्टेट में ही रहेगी। ठीक है, अब हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो हमें कहता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ था इसने फोर्स की सही डेफिनेशन भी हमें प्रोवाइड की थी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है क्या कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी फोर्स पे बॉडी के ऊपर आप कोई फोर्स लगाते हो ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू चेंज इन मोमेंटम के। डायरेक्टली को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, आपको समझ में ना आया तो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time, with respect to time। मतलब फोर्स जो हम लगाते हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, P2 माइनस के P1 अपॉन में टाइम के इक्वल होगा। यहाँ पर P2 जो होता है वो फाइनल मोमेंटम होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम होता क्या है। Momentum may be defined as amount of motion contained in a body. Momentum may be defined as amount of motion contained in a body. एक बॉडी के अंदर कितना मोशन पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। मोमेंटम जो होता है वो P से डिनोट किया जाता है, वो mv के इक्वल होता है। अब P2 जो है वो हमारा फाइनल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम है तो वेलोसिटी कौन सी होगी, फाइनल होगी। P1 हमारा इनिशियल मोमेंटम है तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। और T हमारा क्या है, टाइम है। तो m को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो m की वैल्यू v माइनस के u अपॉन में क्या होगी, t होगी। तो फोर्स जो होगा वो हमारा बन जाएगा क्या, मास इनटू में एक्सेलरेशन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि v माइनस u बाय t जो होता है वो हमारा किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। ये एक फॉर्मूला था जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलता है। न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ हमें कहता है टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ हमें कहता है टू ईच एंड एवरी रिएक्शन, टू ईच एंड एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू इट, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू इट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू इट। अब इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जब एक इंसान एक जंप बोर्ड से जंप मारता है तो बोर्ड से जब हम मारते हैं तो बोट हमारी क्या होती है, थोड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। वो किसके कारण होता है, जब हम बोर्ड के आगे उतरने के लिए जंप मारते हैं तो हमारा जो पैर है वो बोर्ड को पीछे की ओर धकेलता है। तो टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जब गन को फायर करते हो, आप जब क्या करते हो, गन को क्या करते हो, फायर करते हो, तो उस समय क्या होता है, गन को जब हम फायर करेंगे तो उस समय बुलेट तो आगे की ओर जाती है लेकिन गन हमारी क्या होती है, पीछे की ओर आती है। गन पीछे की ओर इसलिए आती है किसी कारण, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण गन तो आगे जाएगी और बुलेट हमारी क्या होगी, बुलेट आगे जाएगी और गन हमारी क्या आएगी, पीछे की ओर आएगी। तो ये तीनों लॉ थे किसके, न्यूटन के।
एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर कह सकते हो कि टोटल मोमेंटम जो होता है एक बॉडी का वो हमेशा कंजर्व रहता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि टोटल मोमेंटम जो होता है ऑब्जेक्ट का, टोटल मोमेंटम जो होता है ऑब्जेक्ट का ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टोटल जो मोमेंटम होता है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कैसे? हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m1 है। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m2 है। जब एक मास m1 u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक मास m2 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब वो आपस में स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद उनकी वेलोसिटी सपोज करो v होगी, तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो m1 की वैल्यू जो होगी वो v1 के प्रोपोर्शनल होगी और m2 की जो वेलोसिटी होगी वो v2 जैसी होगी। तो हमें ये कहता है कि जब हम फोर्स 1 से 2 के ऊपर लगाते हैं तो वो क्या होगा, m1 इनटू में v1 माइनस के m1 इनटू में u1 डिवाइड बाय क्या होगा, टाइम होगा। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। अगर मैं फोर्स सेकंड से फर्स्ट के ऊपर लगाऊं तो बनेगा क्या, m2 into v2 माइनस m1 into v1 बाय में क्या बनेगा, t बनेगा। हमें पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स जो फर्स्ट से सेकंड के ऊपर लगाया जाता है वो नेगेटिव होता है जो फोर्स अपन सेकंड से फर्स्ट के ऊपर लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 into v1 माइनस के m1 into में u1 डिवाइड बाय टाइम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, m2 into में u2 माइनस m2 into में v2 माइनस m2 into में u2 डिवाइड बाय क्या होगा, टाइम होगा। टाइम को दोनों साइड क्या करेंगे, अपन कैंसिल आउट कर देंगे और साइन यहां पर आगे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने से ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो m1 into v1 माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा m2 into में v2 इज इक्वल टू m1 into में u1 प्लस में m2 into में क्या हो गया, u2 हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम हो गया। तो फाइनल मोमेंटम जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा इनिशियल मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स लगाने से पहले और फोर्स लगाने के बाद का मोमेंटम हमेशा क्या होता है, सेम होता है। हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट m1 था वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट m2 था वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। वो स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करके एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब वो दूर जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी और उसकी वेलोसिटी v2 होगी। तो फर्स्ट बॉडी जो सेकंड पे फोर्स लगा रही है वो m1 into v1 माइनस के m1 into u1 डिवाइड बाय 2 होगा और F21 जब निकालेंगे तो m2 into v2 माइनस m2 into u2 डिवाइड बाय क्या होगा, t होगा। अब F12 जो होता है वो माइनस F21 के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम t से t क्या होगा, कट जाएगा। m1 into v1 माइनस के m1 into u1 की वैल्यू माइनस के m2 into v2 प्लस m2 into u2 के क्या होती है, इक्वल हो जाती है। तो m1 into v1 प्लस m2 into v2 जो होगा वो m1 into u1 प्लस m2 into u2 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा फाइनल मोमेंटम होता है वो इनिशियल मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे।